औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। वीनस एचडी और वीनस एंटरटेनमेंट दो चैनल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काबिल मुबारक है वीनस ग्रुप और ये तमाम काविशें हैं मोहतरम मजीद आदम साहब की, नुमान मजीद आदम साहब की, फरहान भाई काबिल तहसीन हैं और बिलाल करीम आपकी कोशिशों को सलाम। आज हमने वीनस एचडी पे अपने प्रोग्राम में वीनस एंटरटेनमेंट की एक बहुत ही एनर्जेटिक होस्ट को मदऊ किया है। आप मॉर्निंग शो में इनको रेगुलर देख रहे हैं। आज हमने अपने शो में मदऊ किया है मोहतरमा नुदरत मुगल साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। वैसे मैंने आपको साहिबा कह दिया, वैसे अभी आपकी उम्र है नहीं उस साहिबा वाली, लेकिन वो हमारे चूंकि प्रोग्राम का एक हवाला है तो इनके साथ तशरीफ रखते हैं फवाद शेख साहब। आप एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही मेहनती, बहुत ही तवानाइयों से भरपूर नौजवान फवाद शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुदरत, आपसे हम बात का आगाज करेंगे। प्लीज। क्या नया तजुर्बा आपने इससे पहले हम आपको कराची में नौजवानों को की दिलों को धड़काते हुए हमने देखा। बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छी गुलकारा हैं, तो ये नया तजुर्बा है आपके लिए एक मॉर्निंग शो के होस्ट की हैसियत से, कैसा रहा? सबसे पहले तो ये कि हर इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई तजुर्बात करने चाहिए, नए एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। तो जब मेरे पास ये ऑफर आई सो आई वुड हाईली ऑब्लाइज कि मुझे इस तरह से चूज़ किया गया मॉर्निंग शो के होस्ट के लिए। वीनस एंटरटेनमेंट एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो चैनल है, वीनस ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब ज़िंदगी में सारे तजुर्बे किए तो फिर ये भी कर लेना चाहिए। सो आई परस्यू माई थिंग्स और मैंने कहा ठीक है, अब हम ऑडियंस के साथ लाइव होंगे। मॉर्निंग में उठना, वो सारी एक नया सिनेरियो बन जाना, वो बहुत डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए, जो कि मैंने ऑब्जर्व की और इमेजिन की और अब मुझे करने में मजा आ रहा है, यूज्ड टू। फवाद, क्या तजुर्बा रहा है नुदरत के साथ काम करने का, वीनस के साथ काम करने का और सुबह सुबह उठकर आने का? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मंसूर भाई कि आपने जो है अपने शो में इनवाइट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका और बहुत अच्छा आप एनर्जी के साथ शो करते हैं, वो तो माशाल्लाह आप से देखने से पता लगता है। और जहाँ तक रही बात तजुर्बे की, तो सुबह उठने का तजुर्बा जाहिर है कि वो स्कूल के बाद जो है वो अब है, लेकिन नो डाउट जो टीम है हमारी वीनस की, जो टीम है वो बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है और फिर नुदरत के साथ तो जो है वो साथ रहा है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक जो है माइंड सेट है हमारा कि हमें किस तरह से एक दूसरे के काम को समझते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में और ख़ास तौर पे वीनस फैमिली के साथ काम करने में। और कुछ मेरा ख्याल है शोज वगैरह भी आपने अरेंज किए हैं हैदराबाद में नुदरत के, कोई मतलब लाइजॉन पहले से है आपका इस सारे मामले में? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 8-9 साल से साथ काम कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। और नुदरत को जो है मैं वैसे ओवरऑल जो है मैनेज करता हूँ, हमारी कंपनी है वो पूरा नुदरत को मैनेज करती है, तो हमारी तो बाउंडिंग वैसे भी बहुत अच्छी है, तो इधर इतना जो है वो मुश्किलात आई नहीं। और फिर टीम आपकी स्ट्रांग होती है तो फिर मुश्किलात आ ही नहीं सकती। ये है, सिर्फ नुदरत की बात नहीं है, मैं ओवरऑल हमारी टीम की पूरी बात करूंगा। नुदरत तो खैर साथ ही चलती आई ना, जो हमारी टीम है वो बहुत सपोर्टिव है, तो वो जहाँ भी कोई चीज़ होती है वो बताते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इंशाल्लाह कंटिन्यू देखें आप, इसमें हम चेंजिंग भी करेंगे और हम चाहते हैं कि और आगे इम्प्रूवमेंट लेके आए। इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल मॉर्निंग शो पे हम बात करेंगे। अभी इन्होंने जिक्र छेड़ा फवाद ने, ये कंपनी भी आप लोगों ने फाइल की दी है, क्या उसके काम है, कैसे करते हैं? पूरे पाकिस्तान में है या सिंध लेवल पे करते हैं या कराची में? बेसिकली देखिए, हमारी कंपनी का नाम है एफ टीम और वो कंपनी जो है, फवाद इज CEO एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और हम लोग पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स करते हैं। अब वी आर डीलिंग इन एवरी काइंड ऑफ इवेंट्स। अब आपके कोई भी ओकेजन्स होते हैं, बर्थडेज होती हैं, स्पेशली हम स्पेशलाइज हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए, ठीक है। जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल इवेंट्स होते हैं, हम उसके लिए स्पेशलाइज हैं। और फिर बड़े पैमाने पर जितने म्यूजिकल कॉन्सर्ट होते हैं, पाकिस्तान के बड़े नाम सर सज्जाद अली, असरार एंड मेनी मोर, उन सबको हम जो है वो केयर टेक कर रहे होते हैं। उनका प्रोटोकॉल, उनकी ईच एंड एवरीथिंग, अकोमोडेशन, सारी चीज़ें मैनेज करना, ये सब हम करते हैं। कितना अरसा हो गया नुदरत इस फील्ड में, शोबिस की दुनिया में आए हुए? गुलकारी की आप अदाकारी भी करती हैं, आप ड्रामों में भी हमने आपको देखा है, तो कितना वक्त गुजर गया है? इट्स ऑलमोस्ट बीन 12 years, 10 to 12 years। यानी आप 12 साल की थी जिस वक्त आई? अब ये तो मैं नहीं बता रही। ये ट्रिक आई है ना कि अच्छा मैं बता दूंगी तो मेरी एज मैटर कर जाएगी। अच्छा, एज क्यों छुपाती हैं? मैं नहीं छुपाती भाई, आई एम 26 years old। बस
पक्का? हाँ। अब इससे आगे बढ़ेंगी नहीं कभी? नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं ऐसा भी नहीं है, लॉक नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा। तो शोबिस की फील्ड में आई बाय चांस आई, एक बस पैशन था, सिंगिंग का, गाने का शौक था, बाय चांस आई, लेकिन फिर पैशन जो है वो मेरा प्रोफेशन बन गया। फिर जब सिंगिंग करती रही, फिर मुझे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिला, एज एन एक्ट्रेस भी, एज ए होस्ट भी, एज ए शेफ भी। अभी मैं मतलब मैंने कुछ बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, कुछ शोज किए हैं, लाइव किचन शोज, तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। हमारी सोसाइटी की हर लड़की शेफ तो होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं 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 ना? आपने एक्टिंग पहले शुरू की या सिंगिंग पहले शुरू की? सिंगिंग इज माय फर्स्ट लव। नहीं नहीं, लव की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू क्या किया? स्टार्ट ही मैं फील्ड में एंटर ही सिंगिंग से हुई थी। अच्छा। वही एक सबका वही कि पुराने स्कूल के दौर में आपके ऑडिशंस चल रहे होते थे, और पूरे स्कूल से सिर्फ मैंने ऑडिशन दिया था। मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हुई, टॉप 12 में सिलेक्ट हुई। वो एक प्राइवेट टीवी चैनल पे एक शो टेलीकास्ट होना था, बेसिकली कंपटीशन, उनके टॉप 12 में मैं सिलेक्ट हुई। फिर उन्होंने मुझे बेसिक क्लासेस दी। वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो शो ऑन एयर नहीं हो सका, लेकिन मेरा सिलसिला शुरू हो गया वहां से। हाँ, उसके बाद फिर आप कन्वर्ट हुए एक्टिंग की तरफ? एक्टिंग में आई। एक्टिंग में मैं ऐसे आई कि मैं पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा इदारा, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, एक यूनिवर्सिटी है, मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल लेती हूँ। बिल्कुल। और अहमद शाह साहब ने जदीद आर्ट्स काउंसिल को इतना फैला दिया, इतना बड़ा कर दिया है सर, सल्यूट। तो वहां मैं इवेंट में परफॉर्म गई थी एज अ सिंगर। तो द ग्रेट आदम राठौर साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्टिंग करोगी? तो मैंने कहा ठीक है, वो टीवी की एक्टिंग की बात करोगे, बट वो मुझसे थिएटर की बात करे थे। तो मैंने एक्टिंग में अपना जो पहला कदम रखा वो एज अ थिएटर आर्टिस्ट रखा। अच्छा, और कैसा एक्सपीरियंस था? थिएटर भी किया है, टीवी भी किया है, तो वो कहते हैं कि थिएटर में तो फौरन लग पता जाता है। मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि टीवी में ये होता है कि आपने अगर कुछ भी गलत एक्सप्रेशन दे दिया, गलत लाइन बोल दिया, आप रीटेक कर सकते हैं, बट थिएटर में तो जो आपने कह दिया वो कह दिया। थिएटर में आपके पास माइक्स नहीं, मतलब वो वाले माइक्स होते हैं, आपको अपनी पिच देख के हिसाब से बोलना पड़ता है, आपको आपके फुट स्टेप्स काउंट होते हैं, आपको कितने स्टेप के बाद डायलॉग डिलीवरी करनी है, किस तरह से करना है, आपका बॉडी पोस्चर, सब कुछ चीजें मैटर करती हैं। तो मुझे थिएटर मुश्किल लगा, लेकिन नामुमकिन नहीं लगा, और मैंने कर दिया। बिल्कुल सही। फवाद, आपकी बेसिक ग्रोथ जो है वो हैदराबाद की है, आपकी एजुकेशन वगैरह सब वही है, तो अब ये जो कराची आए हैं, क्या एम्स हैं, क्या ख्वाब हैं? अच्छा, सबसे पहले मंसूर भाई, मेरी बेसिक ग्रोथ बर्थ भी मेरी हैदराबाद की है, लेकिन कराची में फर्स्ट टाइम नहीं आया। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ ही कराची से किया था। अच्छा, गुड। 2007 में मैं कराची में ही था, तो वहाँ से मैंने एज अ साउंड इंजीनियर जो है कैरियर का आगाज़ किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ चीज़ें फिर चलती रहीं, फिर इवेंट पूरे जो है वो ऑर्गेनाइज करने लगे, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा सूट करा, तो फिर उस तरफ चले गए। तो कैरियर का आगाज़ मेरा कराची का है। फिर मैं हैदराबाद जो है वो मूव कर गया, उसके बाद वहाँ हैदराबाद में वर्किंग करी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारी कंपनी वो लीडिंग कंपनी है हैदराबाद में। और अभी कराची दोबारा आया हूँ, तो नए गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, तो ख्वाब हैं, और बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़े ख्वाब हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नुसरत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक मॉर्निंग शो के होस्ट को जब आपके मेहमान आते हैं तो आप फीमेल मेहमानों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हो या मेल मेहमानों के साथ बात करते हुए आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हो? नहीं, बोथ, क्योंकि मेहमान तो मेहमान है ना। खवातीन में तो कंपटीशन, आपको नहीं फील होता कि वो उसने अच्छे कपड़े पहन लिए आपसे, आपके कपड़े तो? टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने कभी भी ये चीज नोटिस ही नहीं की। और उसका मेकअप ज्यादा अच्छा है या मेरा मेकअप? क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास कुछ इस आए मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने बताया कि वो बड़ी प्रॉब्लम्स करती हैं आर्टिस्ट जो हैं। वो ये कहती हैं कि अगर आप हमारा मेकअप करो तो हमारा प्रॉपर करो, जो गेस्ट आ रहे हैं उनका प्रॉपर नहीं करो। एंड लिटरली अभी मैं 1-2 दिन पहले की आपको बात बताऊं कि मैं मेकअप करवा रही थी और हमारी गेस्ट आ गई, तो मैंने कहा भाई जो मेकअप आर्टिस्ट है, मैंने कहा आप एक काम करो, आप गेस्ट का मेकअप करो, मैं अपना खुद कर लूंगी, क्योंकि अगर टाइम नहीं होगा तो गेस्ट का मेकअप नहीं होगा, तो वो एक अजीब सी कॉम्पिटिशन वाली बात आ जाएगी, यार होस्ट तैयार होकर चली गई, गेस्ट को ऐसी छोड़ गई। तो मैंने कहा नहीं, आप उनका मेकअप करो, आई विल डू बाय माई सेल्फ। और कितना फर्क पड़ता है जब आप बात कर रहे होते हो, तो कोई कभी किसी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी मेहमान को कोई बात खामखा बुरी लग गई हो? अब लग भी जाती है ना? इसमें हम तो अच्छा, उसमें क्या होता है, उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, अगर वो एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। ऐसा ही है। देखिए, मैं एक चीज बोलती हूँ यहाँ पे, आपको मैं चीज जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपका एक शो है, माशाल्लाह से वेल एग्जीक्यूटेड शो है, मैं कर रही हूँ मॉर्निंग शो, तो मेरी टीम है,
और वो टीम वो है, पूरा दिन मुझे उन गेस्ट के साथ नहीं रहना होता या पूरा टाइम मुझे वो गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना होता। अगर मैं खुद अपनी टीम की रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं करवाऊंगी तो कोई और नहीं करवाएगा। अगर कोई गेस्ट मेरे सेट पे ऐसा है जो मेरे डायरेक्टर से या मेरे एसोसिएट से या किसी से भी कोई भी इस तरह से बात कर रहा है जैसे अल्लाह माफ करे पता नहीं वो कब पहली बार काम कर रहे हैं या उनको काम करने का कोई सेंस नहीं है कुछ भी, सो आई विल डेफिनेटली डू दिस कि मैं उनको बोलूंगी कि सर या मैम ये मत करें, मेरे सेट पे मेरी टीम के साथ आप तमीज से बात करें। बिल्कुल ठीक है। नखरे कितने देखने को मिल रहे हैं फवाद शेख साहब आपको, चूंकि आप एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं और सुबह उठ के आने का प्रॉब्लम सिर्फ आपका ही नहीं है, मेहमानों का भी होता है। चूंकि मैंने भी दूसरे चैनल्स पे मॉर्निंग शो जो है वो किए हैं एज राइटर, और तो मुझे बड़ा फील होता था कि हम लोग बैठे हुए बस गाड़ी का प्रॉब्लम है, आते आते लोग मना कर देते हैं। ऐसे कोई एक आध वाकया शेयर तो करें हमारे साथ। मंसूर भाई सुबह उठने का तो ये है कि सबसे पहले तो वो गेस्ट जब लाइनअप हम करते हैं ना तो उनसे पहले तो आपको पता है कि वो जाहिर है वो ये कहते हैं हम इतने बजे आएंगे, हम 1 घंटा लेट हो जाएंगे या 1 घंटे पहले जाना है, तो वो उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है और ये काम का हिस्सा है। सही, अगर इसको हम ये ले लेंगे नहीं हम डर बिठा लेंगे कि नहीं वो गेस्ट नहीं आया तो मसला हो जाएगा, वो हमें प्लान भी हमारे पास होता है कि इनकेस सुबह 8 बजे उठ के कोई गेस्ट हमें कोई भी इशू कहता है कि मैं नहीं आ रहा शो में, तो हमारा प्लान भी होता है, हम विद इन और जो है उसको मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गेस्ट लाइनअप कैसे करते हैं आपको, मतलब जो आपका टीम का हेड है या जो एंटरटेनमेंट को हेड कर रहे हैं बिलाल करीम साहब, उनसे आपको कोई लाइन मिलती है या जो आपके राइटर हैं उनसे आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है? कैसे पता करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं कि आज ये आएगा, कल ये आएगा, परसों ये आएगा? इसमें सबसे पहले मंसूर भाई ये होता है कि हमारी टीम ने ना, जैसे आपने बात की बिलाल भाई की, बिलाल भाई होगा, यासिर भाई होगा और इमरान भाई वगैरह होगा, असद भाई, तो इन्होंने पहले हम पे ही छोड़ा हुआ है क्योंकि इनको पता है, इन्होंने कहा आप अपना ये आपका अपना, इन्होंने ऑनरशिप दी हुई है कि आपका अपना मॉर्निंग शो है, आप इसको जितना अच्छे से चला सकते हैं उतना अच्छे से चलाएं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो गेस्ट हम लाइनअप करते हैं ना, कोई फिक्स नहीं है कि यही हो, हमने एक अपना मैंने और नुदरत ने हमने एक अपना प्लान बनाया हुआ है कि हाँ हमने इस टॉपिक पे आज बात करनी है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वीक के गेस्ट लाइनअप होते हैं। तो उसमें फिर हम वो डिस्कस करते हैं अपनी टीम से कि ये गेस्ट लाइनअप है, तो वो कहते हैं कि हाँ गो हेड दे देते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने किसी गेस्ट पे ये कहा हो कि नहीं ये नहीं आज चेंज कर लें या दूसरा। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, मैं इसमें चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारी टीम के पास भी अगर कोई कांटेक्ट होते हैं हमारे डायरेक्टर्स के पास, तो वो भी आके हमें ही कहते हैं कि यार यू शुड लाइन अप, हमारा रेफरेंस है, हमारा कॉन्टेक्ट है, बट यू शुड गाइज लाइन अप क्योंकि आप लोग इस चीज को देख रहे हो, आपका डोमेन है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आखिरी वक्त में मना किया और फिर कोई प्रॉब्लम आई, कैसे मैनेज करते हो? नहीं कभी ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी आपने कहा है तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, मेरे पास एक ऐसे ही कुछ उड़ती, देखे चैनल तो दोनों साथ साथ ही है। वीनस एंटरटेनमेंट हमारे पड़ोसी है, हमें भी कुछ जो है वो मुखबिरियां मिलती हैं कि वो जब शेफ नहीं आई थी तो हमारी जो मॉर्निंग शो होस्ट थी उसी ने एज शेफ काम किया। वो तो देखें बात ये है कि अगर वो भी हमारी कुलीग है ना, सही, हाँ, उनको वो कुलीग है, अगर वो किसी वजह से या तबीयत खराब की वजह से नहीं जस्ट किडिंग, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा जब हो जाता है तो फिर अचानक अच्छा, मैं इसमें एक बड़ी मजे की बात ऐड करना चाहूंगी कि हम ना तो हम और ना हमारी टीम, हम वो लोग हैं ही नहीं कि अगर हमसे भी कुछ कोई लैकनेस हो जाए या टीम से कोई लैकनेस हो जाए तो हम उसको राय का पहाड़ बना लें कि भाई ये हो गया। अगर लेट सपोज किसी गेस्ट ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, आज 3 गेस्ट के साथ शो कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज 2 गेस्ट के साथ कर लेंगे, हमारा शो प्रॉपर जाता है, वेल एग्जीक्यूटेड जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से। अब अगर कोई मना भी कर देता है एंड मोमेंट पे, लेकिन हम कर लेते हैं उस चीज को टैकल, कोई मसला नहीं है। बाकी तो आप है ना, आप कभी आप आ जाइएगा किसी की जगह। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए फवाद शेख साहब, ये जो मामला चलते हैं इसमें एक अब एक नए मैदान में कूदे हैं। वीनस एंटरटेनमेंट ने बहुत ही कम अरसे में काफी थ्रिल मचाई है। कोई है आपके पास आदाद शुमार के इस वक्त आप कहाँ पे लैंड कर रहे हैं, कहाँ रेटिंग में आप मौजूद हैं? अभी मंसूर भाई 12 अगस्त को हमने पहला मॉर्निंग शो किया था ना, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वीक जो मतलब टॉप 10 की लिस्ट थी जो मॉर्निंग शोज हो रहे थे पूरे पाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 की लिस्ट को हमने मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर हम नंबर 4 पे आके खड़े हुए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 6 चैनल्स को हमने बीट किया और अभी टारगेट है कि फर्स्ट पे आने का इंशाल्लाह। और नामुमकिन, मैं कहता हूँ एक बात के नामुमकिन कुछ भी नहीं है, अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सिर्फ नियत करके अपनी मंजिल पर चलते रहें, आपको अल्लाह पाक कामयाबी जरूर देगा।
अच्छा, 12 अगस्त से आप मॉर्निंग शो कर रहे हो नुदरत। जी। कौन से ऐसे शोज हैं जिनको आप कहोगी कि वाव थे, मजा आया उनसे बात करके, मेहमानों से, और आपने भी इंजॉय किया, उन्होंने भी इंजॉय किया? अच्छा, हमने शो किया था राइट आफ्टर 14th ऑफ अगस्त हमने शो किया। पहले हमने 14 अगस्त की ट्रांसमिशन की थी 8 आवर्स लाइव, 8 आवर्स लाइव मॉर्निंग 10 टू मैराथन ट्रांसमिशन। एग्जैक्टली। ओह, सो वो हमने की थी, उसमें बहुत ज्यादा एंजॉय किया था क्योंकि उसमें डिफरेंट गेस्ट थे, बहुत सारे गेस्ट लाइनअप किए थे हमने उसमें, सिंगर्स भी थे, एक्टर्स, मॉडल्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे। वो एक तो वो बहुत अच्छा शो था, पावर पैक शो था हमारा। और दूसरा जिसमें हमारे एक लेजेंडरी कॉमेडियन परवेज सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो शो ऐसा था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत पसंद भी किया और मैंने भी पर्सनली उस शो को बहुत एंजॉय किया। एंड थर्ड वन, मैं 3 पोजीशंस दे रही थी, थर्ड वन हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे जो शो किया था वो बहुत अच्छा। और क्या परवेज सिद्दीकी तो चूंकि मेरी भी दोस्ती का हवाला है, और परवेज भाई जो हैं वो एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, हम उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आए हैं और आप एक नए चैनल पर एज ए होस्ट आए हो। इस सारे प्रोसेस का जो हवाला हम देखें, क्या जर्नी है नुदरत तुम्हारी? क्या कितने अच्छे लोग मिले, कितने बुरे लोग मिले, किन लोगों ने बूस्ट किया, किन लोगों ने जो है वो डिसहार्ट किया, कैसा सफर है तुम्हारा? देखिए, बेसिकली जो भी किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें, किसी भी सफर पे आप जाना चाहें, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वहाँ आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे सरवाइव करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों की बातों में आके धोखा खा जाते हैं, लोग किसी पे अंधा एतमाद कर लेते हैं तो आपको कोई धोखा मिल जाता है, लेकिन ये कि आपको उससे सीखना चाहिए, उससे घर नहीं बैठना चाहिए। जब मैं नई इस फील्ड में आई थी एज अ सिंगर, तो मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करती चलूँ। मैं एक म्यूजिक कंपोजर के पास गई थी और उन्होंने मुझे एज अ सिंगर बुलाया था। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये लड़की जो है इसको कितना टाइम हुआ है, तो उन्होंने कहा अभी 6 महीने हुए हैं इसे फील्ड में आए हुए। मतलब 6 मंथ्स कुछ भी नहीं होते, मैं 12 साल को कुछ नहीं समझती, वो तो फिर भी 6 मंथ थे। उन्होंने कहा ओके ठीक है फाइन। मैंने 32 रीटेक्स दिए थे, 32 रीटेक्स, तब जाके मैं वो जिंगल था वो बेसिकली वो मैं कंप्लीट कर पाई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज डू दी हारमोनीज। मैं नई आई हुई, मुझे तो बेसिक्स ही नहीं पता थी, 6 महीने आए हुए थे। मैंने उनको बहुत डर के मैंने हेडफोन उतार के देखा, मैंने कहा मुझे हारमोनीज करना नहीं आते। तो उन्होंने वहीं से बहुत लाउडली कहा था कि ये सिर्फ अगले 6 महीने तक की सिंगर है, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। मैंने वो चीज सुनी, मैंने उस चीज को दिमाग में रखा, मैंने घर जाके मेहनत करना शुरू की। मैंने डिफरेंट कंपोजर से, म्यूजिक डायरेक्टर से राब्ता करना शुरू किया कि व्हाट इज हारमोनीज, क्या होती हैं भाई। मैंने इंटरनेट पे सर्चिंग की, बहुत मेहनत की। राइट आफ्टर 4 इयर्स, उस वक्त मैं गई थी टोटल अनपेड, एक नई फ्रेशी सिंगर के तौर पे। राइट आफ्टर 4 इयर्स ही कॉल्ड मी, हिज असिस्टेंट कॉल्ड मी। उन्होंने कहा कि एक ओएसटी है, एक प्राइवेट टीवी चैनल का, आपको रिकॉर्ड करना है, आपकी इतनी पेमेंट होगी, ये वो सारी चीजें। मैं ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो मैंने कहा स्टूडियो, तो उन्होंने डायरेक्ट उस स्टूडियो का नाम लिया। ओके, मैंने कहा ठीक है ओके फाइन। अब मैं वहां पहुंची, प्रोफेशनलिज्म का तकाजा था कि तुमने उस वक्त मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना। मैं पहुंची उस स्टूडियो, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे देखा, अब उनके चेहरे पे एक अजीब एक्सप्रेशन थे। मैं अंदर गई स्टूडियो में, मैंने 1 टेक में पूरा ट्रैक दे दिया। गुड हो गया, 32 रिटेक्स और 1 टेक। अब वो बहुत ज्यादा एक एम्बैरस वाली उनकी सिचुएशन थी एंड ही वाज लाइक ओके डन हो गया, बाहर आ जाओ। मैंने हेडफोन्स उतारे, सेम सिचुएशन। मैंने कहा सर नहीं, हारमोनीज तो करवाएं। तो जब उन्होंने फिर वो जब मैं बाहर आई तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर आपने ठीक है आप, उन्होंने बोला मैंने बहुत बड़ा बोल दिया था। मैंने कहा ठीक है, आपको अपनी चीज का एहसास हुआ, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बोला। अगर आप नहीं बोलते तो मैं तो इस तरफ कभी तवज्जो ही नहीं देती। अच्छा, यही जर्नीज रही हैं। हम अगर बायोग्राफीज पढ़ते हैं या उनके कुछ इंटरव्यूज देखते हैं, हम अगर पड़ोस में अमिताभ बच्चन की मिसाल लें तो मतलब बकौल उनके कि वो उनको लोग कहते थे कि जाओ भैया टांगे कटवा के आओ, हाइट की वजह से। मतलब उनको जिस तरह डिग्रेड किया गया। इसी तरह जावेद शेख साहब को पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए बड़ा वक्त लगा है। तो ये वक्त तो लगता है, लेकिन आप अगर मुस्तकिल मिजाजी से काम करें तो अब मॉर्निंग शो के बाद कुछ ड्रामों की ऑफर बिल्कुल है, करेंगे भी। कैसे मैनेज हो रहा है ये सारा मामला? बस कर रहे हैं मैनेज, हालांकि ऑल दो बहुत मुश्किल है। घर वाले भी बहुत ज्यादा डांटते नपटते भी रहते हैं इस चीज पे कि भाई अपने आप को भी टाइम दो और घर को भी टाइम दो, लेकिन जाहिर है चूंकि जिंदगी है, काम भी जिंदगी का हिस्सा है, तो काम करना है, तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। फिर तो बात जैसे अभी नुदरत से हम बात कर रहे हैं कि बड़ा लोग मतलब
बहुत ज्यादा हमारी शायद सोसाइटी का अलमिया है कि हम किसी को भी फलते फूलते बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, या हमें कोई खुशी नहीं होती। तो तुम्हारी जर्नी क्या है, तुम्हारा सफर जो है वो कहाँ पे मजबूत हुआ, कहाँ तुमने समझा कि यार हाँ अब कुछ करके दिखाना है? देखिए मंसूर भाई, ये तो हर फील्ड में जो है वो आपको पता है कि कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं आपके लिए, कुछ ये होते हैं कि वो बैक बाइटिंग करना, आपकी टांग खींचना। तो ये तो सफ़र रहा है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दो जगह पे ये प्रॉब्लम हुई कि लोग बैक बाइटिंग कर रहे हैं, मतलब वो आपके पीठ पीछे कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन बात वही एक ही बात होती है कि जब आप किसी अपने गोल्स पे चल रहे होते हैं ना, अपना आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो फिर आप उसके पीछे चलते हैं, फिर ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, बस आप चलते चले जाते हैं, उसी पे कामयाबी आपको मिल जाती है। और अभी इस सारे मामले में कराची में जो दोस्त तुम्हारे साथ हेल्प कर रहे हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, जो तुम्हारे मामलात को बूस्ट कर रहे हैं, कहीं पीछे कोई ऐसा मेमोरी में है कि जिसने, जैसे इसने नुदरत ने जिक्र किया कि उन लोगों को आज जब तुम दिखाते हो अपनी कामयाबी तो कहीं वो शर्मिंदा होते हैं? हाँ, वो ऐसे बहुत से लोग अभी भी हैं, मौजूद हैं हैदराबाद में। जब मैंने एफ टीम की बुनियाद रखी थी 2007 में ना, 2007 का एंड था जब मैंने उसकी बुनियाद रखी थी, तो उस वक्त कराची में था जाहिर है। उसके बाद जब मैं हैदराबाद मूव हुआ तो जाहिर है कि जो है उस वक्त उम्र भी थोड़ी सी एज ऐसी थी कि लोग समझते थे ये बच्चा है, ये काम कैसे करेगा। कॉर्पोरेट इवेंट्स आने लगे, तो जो पुरानी कंपनीज काम कर रही थी ना, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने फिर लोगों को, जो क्लाइंट्स थे, जो मतलब काम दे रहे थे, सेटिस्फाई थे, उनको फ़ोन करके बोला ये कल का आया हुआ बच्चा है, ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। लेकिन वही उनकी सुनी नहीं, काम किया। उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ग्रोथ होती रही, तो एक इवेंट था, मुझे भी नहीं पता था, उसमें मुझे इन्वाइट किया गया ना, तो उसके अंदर वो लोग भी मौजूद थे, तो बेस्ट इवेंट प्लानर कंपनी का अवार्ड हमें मिला। क्या बात, गुड हो गया। सोशल मीडिया के दौर में नुदरत, आप जब सैटेलाइट टेलीविजन पे बैठते हो, शो करते हो, बड़ा कंपटीशन है। एक तो अपने टेलीविजन के मॉर्निंग शो का कंपटीशन, फिर उसके बाद सोशल मीडिया का जो एक वेव चली हुई है उससे कंपटीशन। क्या नया कर रहे हो, क्या नया प्लान कर रहे हो, कैसे इसको और आगे बेहतरी की तरफ लेके जाने की प्लानिंग है? अच्छा देखिए, बेसिकली हमने मर्ज की हैं चीजें, लाइक हम सोशल मीडिया भी साथ लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है हमारे जो भी हम बेसिकली नहीं, सोशल मीडिया से मेरी मुराद ये है कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट इधर उधर दाएं बाएं से डलता है ना, वो पब्लिक को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, तो उसको काउंटर, उसको हम ऐसे ही काउंटर कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी गेस्ट आते हैं हम उनकी पूरी रैकी करते हैं कि वो किस टॉपिक पे हमसे बात कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं अगर हमारे पास 4 गेस्ट के स्लॉट्स हैं तो हम 2 गेस्ट ऐसे रखें जिनसे हम सीरियस टॉपिक पे बात कर सकें, 2 कुछ एक्टर्स वगैरह रखें ताकि थोड़ा सा शो लाइवली भी रहे, चैट जो है वो लाइट मूड पे भी रहे। साथ साथ हम ये कर रहे हैं थोड़े से इनोवेशंस वगैरह, जैसे माशाल्लाह से आज हम यहाँ आ रहे थे तो हमें पहले पोस्टर्स मिले कि हाँ आप आ रहे हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ, मैं तो आप प्लीज पोस्ट कीजिए, तो वही वाला ये कॉन्सेप्ट है हमारा भी। हम पोस्टर्स बनवाते हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम काफी स्ट्रांग है, वो काम कर रही होती है, वो पोस्टर्स अपलोड करती है ताकि लोगों को पता चल जाता है। हमारे पास अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसी पर्सनालिटी भी आ रही होती है जिसके सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो वो जब पोस्टर अपलोड करती है और लोगों को पता चलता है, दे गॉट टू नो कि आप कल मॉर्निंग शो में लाइव हैं, मतलब मेरे साथ लाइव होते हैं, तो फिर जब वो जाते हैं आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि यार हमें इतनी सारी बातें हम सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते अपने करियर के बारे में जितनी हम यहाँ सैटेलाइट पे बैठ के कर सकते हैं। तो हम उसको काउंटर कर रहे हैं साथ साथ मिलके कि सोशल मीडिया के दौर में भी हम अपने प्रोग्राम में इस तरह का कंटेंट रखें कि लोग जो है वो देखें और उसे एंजॉय भी करें। ये एक बड़े मजे की गुफ्तगू हम सोशल मीडिया पे खास तौर पे सुनते हैं कि जब आप कहीं कुछ अच्छा कर जाते हैं, कहीं आपका कद बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार, तो उनका अब बिहेवियर कैसा है? सो चेंज्ड। मतलब मैं आपको लिटरली बात बता रही हूँ कि वो लोग जो कि आपको कभी भी आपके अपने रिश्तेदार, वो लोग जो कभी भी आपको पूछते नहीं होंगे, आपसे कभी बात नहीं करते होंगे, आपको बहुत ज्यादा हल्के में लेते होंगे अगर हम नॉर्मल बात करें, तो वो भी जब आपको इस तरह के किसी मुकाम पे देखते हैं जो कि अल्लाह पाक की देन और माँ बाप की दुआओं से मिलता है, तो वो ये आपको बोलते हैं कि भाई, फिर वो लोग बोलते हैं ये हमारी भांजी है, हमारी भतीजी है, ये हमारी कजन है। अरे भाई तब कहाँ थे? ये नहीं कहा जाता कि हमारी बेटी को भी लेके जाओ क्या? So many times, है ना? So many times. ये तुम काम कर रही हो ना, तो बहुत अच्छा कर रही होगी, तो तुम्हारे अंडर योर अम्ब्रेला हमारी भी बच्ची कर लेगी, तो उसको भी लेकर जाओ। और उससे पहले जो मामला थे वो वही थे कि यार ये भी कोई करने के काम है। ऐसा ही है भाई।
हर कोई पढ़ लिख कर नहीं कमाता, ये बात जो है वो सबको समझ में आ जानी चाहिए कि ये हमारा जो प्रोफेशन है ना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक कहते हैं ना जिम्मेदारी है, और हम इससे अपने घर को ओन कर रहे हैं, हम इससे जो है बाहर निकल के दुनिया के सामने काम करें, लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार देते हैं। मैं कहती हूँ नेगेटिव बातें जितनी भी लोग कर रहे होते हैं ना, अगर 1000 लोग आपके लिए नेगेटिव बातें करें ना, तो 500 जो अच्छी कर रहे हैं ना उनकी सुने, वो 1000 लोगों को इग्नोर करें। बिल्कुल ठीक है। फवाद, वो जो आप शो कर रहे हो वो पूरे सूबे में, मुल्क में, दुनिया में देखा जा रहा है। आप लाइव कॉल्स वगैरह भी लेते हैं क्या? उसका क्राइटेरिया है पहले आप कॉल लेते हो या दौराने प्रोग्राम भी, मतलब चूंकि लाइव शो है आपका, तो उसमें वो हमारी जबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है भंड, तो कोई ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ? नहीं, आपकी जबान में नहीं, हमारी भी जबान में भंड ही होता है। और वो जाहिर है कि वो पहले हमने ही जो है वो पीसीआर रूम में लेनी होती है कॉल, क्योंकि जाहिर है आगे लाइव चल रहा है, उसको नहीं पता क्या मामला है, और जहाँ भंड होने लगता है वहाँ फिर आपको पता है क्या होता है, तो वहाँ हम कवर अप कर लेते हैं। और कॉल्स जो है वो पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने कम टाइम के अंदर ना अपनी चीज़ों को इतना स्टेबल किया है, वो हमारा टीम वर्क है पूरा, कि अब जो भी गेस्ट, जैसे कोई ऐसा गेस्ट भी हमारे पास आ रहा है ना, जब वो वापस जा रहा होता है तो एक तो अप्रिशिएट करता है, दूसरा वो दूसरी किसी सेलिब्रिटी का नंबर दिया, इन्हें भी बुलाएं, हम इनसे कांटेक्ट करते हैं और हम इनको बोलते हैं ये आपके शो में आएंगे, आपका शो बहुत अच्छा है, तो ये हमारे प्लस पॉइंट होते हैं। बाकी तो टीम वर्क है बस, टीम। अच्छा, और वो लाइव ही क्या जिसमें भंड ना हो? नहीं, और लाइव ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइव कॉल्स के हवाले से कोई तजुर्बा, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात वैसे मैं समझ रही हूँ कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। कुछ शेयर करेंगे? अभी तक ऐसा होने नहीं दिया, और आगे कोशिश यही है कि नहीं होने, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब डिमांड नहीं करते आपके चाहने वाले जब लाइव कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम, हम चाहते हैं कि आप कुछ गा के सुना दें? ये तो डिमांड वो मुझसे सोशल मीडिया पे भी कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे तो है, लेकिन लाइव शो में तो हाँ बिल्कुल कर देंगे, तो सुना देंगे भाई। तो सुनाए। कॉल नहीं आई। ये कॉल ही तो थी। अच्छा, ये कहाँ से आई ये कॉल? ये कॉल थी जो आपको मैं भी पाकिस्तान हूं के सेट से आई है। नाजरीन, चूंकि नुदरत एक बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी गुलकारा है, और हमारे शो में हम यकीनन इस मौके का फायदा उठाएंगे। थोड़ा सा कुछ भी गा सकते हैं हम, कुछ भी गाइए, लेकिन गाइए पाकिस्तानी। मैं भी पाकिस्तान हूँ। आप भी पाकिस्तान है और मैं भी पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तान हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरी बेसिकली बहुत सारी इंस्पिरेशंस रही हैं पाकिस्तानी सिंगर्स में, मैडम नूरजहां जी, नाहिद अख्तर जी, बहुत सारे, देयर लॉट ऑफ मेनी नेम्स, बट अभी मैं जिनका गाना छेड़ने जा रही हूँ वो है मैडम नैयरा नूर जी, और ये उनके लिए है जिनके अपने प्यारे बहुत कुछ नाराज हैं, रूठे में, तो उनको इस तरह से हम मना सकते हैं। तो मैं ये गाना डेडिकेट करती हूँ, ठीक है ना? आप गाएंगे साथ में? नहीं, मैंने तो सही जगाइए। चले। सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना देखो पिया से तो न तड़पाओ, जिस दिल में रहते हो उसको ना दुखाओ, मानोगे कैसे पिया ये बता दो, तुमको मेरे सर की कसम अब तो मुस्कुरा दो, वरना मैं रो दूंगी, फिर ना कभी बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी, तुम जो कहो तुमको मर के मनाऊं पिया, बोलो ना वाह 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 वाह, क्या बात है नुसरत जी। अच्छा, मेरे पास वो जो मेरी टीम है ना, उसने मुखबिरी दी है कि फवाद भी गाता है। कोशिश कर लेता हूँ। चलो कोशिश करते हैं। ओके, सुनाओ। वैसे जब बड़े बड़े सिंगर्स बैठे हुए होते हैं हम गा नहीं सकते, लेकिन ये है कि आपकी मोहब्बत में छोटी सी कोशिश। प्लीज। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं, नादान है
समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। क्या कहने हैं। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं सा सपना नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नुसरत, कौन से आजकल के दौर के कौन से ऐसे सिंगर्स हैं, गुलकार हैं, जिनसे इंस्पायरेशन लेती हो, जिनको सुनती हो, जिनको फॉलो करती हो? आजकल के दौर के मतलब आप आजकल के दौर से मतलब जिनसे आपने इंस्पायरेशन ली? देखिए वैसे तो मैंने बताया कि बहुत सारी लेजेंडरी सिंगर्स हैं जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, बट मेरी जो इंस्पिरेशन बनी फील्ड में आने के लिए वो है मैम हदीका कियानी जी। और मैं उनको शुरू से फॉलो करती हुई आई हूँ, मतलब जब वो पॉप स्टार थी, अब वो सूफी स्टार हो गई हैं, जब वो पॉप स्टार थी तब से मैं उनको फॉलो। एक बहुत बेहतरीन खातून है, और जो वो सोशल काम कर रही हैं उसका तो जवाब ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं जब मुझे ये इस बात का एजाज है, मुझे इस बात का एजाज हासिल है कि मैं आज तक मैम से मिली नहीं हूँ, लेकिन मैंने बूहे बारियां सिंग करके उनको किसी के थ्रू ऑडियो उनको सेंड करवाया था, तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया था, आई हैव स्क्रीनशॉट, कि चलो कोई है जो मुझे मेरे बाद जिंदा रखेगा। गुड हो गया। तो ये मेरे पास एक एजाज है। वेरी गुड। फवाद, किन सिंगर्स को सुना है, किन को फॉलो करते हो? देखिए, सुनना मतलब जो मैं सुनता हूँ ना, वो तो वन एंड ओनली सज्जाद अली। अच्छा, मतलब मेरा भी फेवरेट है। बस उन पे तो समझ लें कि सब हमारे लिए ना, बस सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन सज्जाद भाई उनको ही सुनता हूँ, और जो है मुलाकात भी बहुत अच्छी रही है भाईजान से, तो उनके सुनना अच्छा लगता है और मजा भी आता है। अगर आप मुझे परमिशन दें, सो आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग अबाउट सज्जाद अली। या सज्जाद अली से मेरी पहली मुलाकात, मुझे पता चला कि शो में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और सज्जाद अली है। मैं वाज लाइक ओके ठीक है, अब मैं ठीक है, मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं गा लेती हूँ, बट वो सज्जाद अली है। बिल्कुल ठीक है ना। अब आई वाज लाइक, मैंने कहा जब तक मेरी परफॉर्मेंस खत्म ना हो जाए ना, प्लीज सज्जाद भाई को रूम से बाहर नहीं लाना, क्योंकि मैं गा रही हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। मेरी परफॉर्मेंस की एंट्री कराई, मैं स्टेज पे हूँ, सज्जाद भाई बैक से जाके बैठ गए, मुझे नहीं पता, मैं आराम से अपनी धुन में अपनी मस्ती में परफॉर्म कर रही हूँ। आधे घंटे की परफॉर्मेंस के बाद मैं नीचे आई हूँ, मैंने देखा सज्जाद अली बैठे हुए पीछे। अब आई वाज लाइक, मैं शिवर कर रही थी पूरा। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने आके बुलाया, कि आके बोला कि भाई आप मिलो सज्जाद सर से। मैं गई उनके पास, ही वाज लाइक, आप क्या गा रही थी, फर्स्ट टाइम क्या गाया आपने? मैंने बोला वो तेरे इश्क नचाया। बोलने जस्ट सिंग 2 लाइन्स। सज्जाद अली मुझे बोलने जस्ट सिंग 2 लाइन। अब मैं गाने की कोशिश करने लगी ना, तो मुझसे नहीं गाया जा रहा था, लेकिन मैंने गा दिया। जब मैंने गाया, मैंने कोई पीक एक स्केल था हमारा, वो जब मैंने टच किया तो उन्होंने मुझे बोला बस ठीक है, मुझे ये सुना था, बहुत आगे जाओगी, बहुत अच्छी आवाज है, डू योर बेस्ट। बस हमारा वक्त खत्म हो गया। हम चाहेंगे जो सज्जाद भाई ने सुना वो हमारे नाज़रीन को सुनाए, ताकि हम शो जो है वो एंड करें। ओके, वो 2 लाइन से सुना देती हूँ मैं सज्जाद भाई को जो सुनाई थी। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती ओन वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गया, छेती ओन वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गया। नाज़रीन कराम, यकीनन आप हमारे इस शो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। बहुत शुक्रिया नुसरत आपका, फवाद आपका। नाज़रीन, वीनस HD और वीनस एंटरटेनमेंट आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप हमें अपना फीडबैक देते रहिए, अपनी मोहब्बतें आप जिस तरह निछावर कर रहे हैं, जिस तरह आपने एंटरटेनमेंट के हमारे मॉर्निंग शो को नंबर 4 तक पहुंचाया है, इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि नंबर 1 भी हम होंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।